कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, जिसको हम हिंदी में, मॉडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मापांक। क्या बोलेंगे? मापांक। और आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक। आर्ग्यूमेंट मतलब पूर्णांक और मॉडुलस मतलब मापांक। तो आज हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। पहले देखिए क्या है पहली प्रॉपर्टी, द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर एक्सीड द सम ऑफ देयर मॉडुलस। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सम निकालें तो वो उनके इंडिविजुअल सम से बड़ा नहीं हो सकता। इसको बच्चों आप इस ढंग से भी समझ सकते हो। आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, किसी ट्रायंगल में तीन साइड होती कि नहीं? ए बी सी। तो चलिए ये आपने Z1 बोल दिया, ये Z2 बोल दिया, तो एज पर ट्रायंगल लॉ, क्योंकि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह हम ऐड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है बच्चों? वेक्टर की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो हाइपोटेनियस है वो Z1 प्लस Z2 होगा कि नहीं होगा? अब बच्चों बात अगर यहाँ लेंथ की आती है तो मैं इन पे मॉड लगा लेता हूँ, तो मॉड लगाते ही इनकी संख्या क्या हो गई? लेंथ हो गई। तो अब क्या कहेंगे हम? आपने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल में, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन थर्ड साइड है। अब आप कहोगे कि आपने तो साहब यहाँ इक्वल का भी साइन लगा रखा था। यस, इक्वल भी होगा। कब? अगर बच्चों ये ए बी सी जो है आपका घूमकर यहाँ पे आ जाए, मीन्स तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, तो सोचिए मॉड Z1 और BC मॉड Z2 और इन दोनों का सम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 Z1 प्लस Z2 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए बच्चों। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या ट्रायंगल में? द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? सम ऑफ टू साइड इज, द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ देयर मॉड। मींस कहने का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन हम क्यों लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, हम जानते हैं मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार होता है, आप जानते हो। तो चलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2, दूसरे ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 का बार। समझ गए? ये वाले प्रॉपर्टी लगाइए। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, Z1 प्लस Z2 के बार को मैं Z1 बार प्लस Z2 बार लिख दूंगा। ये प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ी थी, जो वीडियो नंबर 1 लेक्चर 1 है उसे एक बार देखना, उसमें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, Z1 बार, Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार और Z2 Z2 बार। तो बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पे Z1 बार को मॉड Z1 स्क्वायर लिख दिया, Z2 और Z2 बार को मैंने क्या लिख दिया? Z2 का मॉड स्क्वायर। और ये क्वांटिटी आपकी दोनों सेम ऐसी बची। ठीक। अब बच्चों यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ आइए, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या? Z प्लस Z बार इक्वल टू ट्वाइस रियल Z। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। इसी से फिर प्रॉपर्टी नंबर 10 आई थी हमारी, इसको मैं सेकंड नंबर कह दूं। क्या है वो प्रॉपर्टी? देखिए, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार। कैसा है बच्चों ये? अगेन इसको Z1 Z2 बार लिखिए। इस वाले इसे Z2 Z1 बार को क्या मैं Z2 का बार Z1 और फिर टोटल का बार लिख सकता हूँ क्या? सोचो, लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस संख्या को थोड़ी देर के लिए Z बोलूं तो ये Z बार हुई या नहीं हुई? भैया प्रॉपर्टी नंबर 4 से किसके इक्वल आएगी? ये ट्वाइस रियल Z। और Z क्या ले रखा मैंने यहाँ पे? बोलो, Z1 Z2 बार। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 पहली की हेल्प से आपको पता चलेगी नहीं, उसमें हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10 थी, ये मोस्ट प्रोबेबली देखना, जो हमने लेक्चर 1 पे लिया था। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी, अभी भी बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। क्या है ये? Z1 Z2 बार इक्वल प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, या इसे और भी कह सकते हैं हम, क्या? ट्वाइस रियल Z1
बार Z2 भी कह सकते हैं, एक ही बार। क्यों? क्योंकि आप जानते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और उसके कॉन्जुगेट का रियल पार्ट सेम होता है, ठीक है कि नहीं? एक्स ही तो होगा दोनों का रियल पार्ट। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। तो बच्चों मैंने इसको क्या लिख दिया, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार को ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार लिख दिया प्रॉपर्टी नंबर इसकी हेल्प से। बोलो बच्चों, ये आ गया। अब आइए इधर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ZX प्लस IY। मैं अब देखना जरा, इस संख्या x को लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? भाई अगर देखो y की वैल्यू 0 हो गई तो ये दोनों इक्वल आएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और x दोनों सेम हो गए। और अगर y 0 नहीं है तो ये संख्या ऑलवेज इससे छोटी होगी कि नहीं होगी? तो मैं क्या कह सकता हूं कि x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और भैया ये x क्या है? ये रियल z है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या है? मॉड z। तो यहाँ से प्रॉपर्टी हमें पता चली क्या, कि जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो उसके मॉडुलस से छोटा होगा। तो वापस आ जाइए फिर। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी क्या बनी थी हमारी, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार बनी थी कि नहीं बनी थी बच्चों? अब क्या हो जाएगी ये? लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। क्योंकि ये जो संख्या है, बोलो बच्चों, ये जो संख्या है ट्वाइस रियल, ये दिस, जल्दी बोल दो। तो ये संख्या अभी मैंने बताई कि रियल Z मॉड Z से छोटा होता है, इसलिए अब नेक्स्ट उसमें लेस देन इक्वल टू लगा के इसकी जगह पर मैं ट्वाइस Z1 Z2 बार लिख सकता हूं या नहीं? बस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम तभी बढ़ेंगे। आप खुद देखिए, कोई संख्या है, जैसे देखो इधर बच्चों, x प्लस 5 प्लस 5 लेस देन x प्लस y प्लस 10 होगी कि नहीं होगी? बोलो जी। अरे भाई ये दोनों संख्याएं तो सेम हुई। अब हमें पता है कि 5 लेस देन 10 है, तो ये पूरी संख्या लेस देन इससे छोटी नहीं होगी। तो जब मैंने पता कर लिया कि रियल Z1 Z2 बार जो है हमारा क्या है, वो मॉड Z से छोटा है, फिर पूरी की पूरी क्वांटिटी लेस देन दिस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने फिर इसको रिपीट किया है। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी, ध्यान से देखो। मॉड Z, ये Z1 Z2 का मॉड Z1 Z2 पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बच्चों? यस। तो मैं अब इसको क्या लिख दूंगा, मॉड Z1 Z2 के बार को मॉड Z1 मॉड Z2 बार। और एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी है, मॉड Z और मॉड Z बार दोनों सेम होते हैं, तो इस Z2 बार की जगह Z2 लिख सकता हूं कि नहीं? तो फाइनली मेरी फिगर क्या आई, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड Z1 Z2। और ये क्या हो गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। सो मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये प्रॉपर्टी हमारी बच्चों प्रूफ हुई या नहीं हुई, जो मैंने ये बताई थी आप? सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ढंग से समझ लीजिए। इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ और बताऊंगा मैं अभी। आप पहले इसको देखिए और नोट करिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इसी का अल्टरनेटिव प्रूफ देखिए। अब सवाल ये है कि जी हम प्रूफ पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों अगर हमने इसका ढंग से प्रूफ देख लिया कि एक संख्या कहां से आई है, तो इसी में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आगे चल के, इसी के बिहाफ में। तो देखिए क्या करा मैंने मान लिया लेट Z1 इक्वल टू मॉड Z1 cos θ1 प्लस I sin θ1। मतलब वही जो पोलर फॉर्म लेते हैं, मॉड Z1 की जगह हम R1 ले सकते हैं। और यहाँ Z2 इक्वल टू मॉड Z2 यानी कि R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। इनको उठा के रखिए, Z1 प्लस Z2। रियल पार्ट रियल में ले लो, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ले लो। तो हम इस ढंग से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो बच्चों। अभी तो मैंने सीधा लिख दिया R1 cos θ1 प्लस I sin θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। अब रियल पार्ट एक तरफ कर लो और इमेजनरी पार्ट एक तरफ कर लो। आई ले लिया आपने कॉमन, ये इमेजनरी पार्ट आ गया। ठीक है बच्चों। अब Z1 प्लस Z2 का मॉड लो और उसका स्क्वायर करो। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। जैसे
भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज x1 प्लस x2 ब्रैकेट ये प्लस आई ब्रैकेट में y1 प्लस y2। अब इसका मॉड z लेना था मुझे, तो बच्चों मॉड z में लूंगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट होता कि नहीं, तो इसलिए मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो इधर से स्क्वायर कट के दोनों तरफ स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ मैंने जब स्क्वायर करा तो इधर अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको बच्चों पूरे को मैंने खोला, खोलने के बाद फिर जैसे R1 का टर्म ये था, रेखीय था, ये कॉमन लिया तो अंदर आया cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये फिगर क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी cos a माइनस b का फॉर्मूला। तो फाइनली क्या आया हमारा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब अगेन बच्चों ये वाली फिगर देखिए, दिस क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लेस देन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। आप यहाँ देखिए ये कोई फिगर है, हमने लिख रखा सपोज a इक्वल टू cos थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि a लेस देन इक्वल टू 1? क्यों, अरे मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू 1 होगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, a 1 या 1 से छोटा हुआ। तो अगेन थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था फिर वैसा ही है, जैसे x प्लस वाई प्लस cos थीटा लेस देन x प्लस वाई प्लस 1, हाँ या ना। अब ये देख इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी मैंने, तो ये फिगर जो है दिस या इससे छोटी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। तो फाइनली अब मैंने क्या करा, R1 R2 को मॉड Z1 Z2 से रिप्लेस कर दिया, वही वैल्यू होती है, शॉर्ट में तो मैंने लिखा था उसको। तो यहाँ से अगेन मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2, ये आपकी फिगर आ गई। बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? तो चलिए एक बार इसे देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने ये Z1 Z2 दो नंबर्स लिए थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, अगर 3 हो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसे प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख देंगे भाई, इसको थोड़ी देर के लिए एक मान लो, इसको अलग मान लो, तो लेस देन दिस प्लस दिस हो जाएगा कि नहीं। अब ये प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से अगर इसे मैं 1 बोल दूं तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, अब लेस देन मॉड Z1 प्लस Z2 और प्लस ये साथ में था। तो फाइनली मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 होगा कि नहीं। तो अगर बच्चों में इसको जनरलाइज कर दूं प्रॉपर्टी को, क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस प्लस Zn, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 प्लस प्लस मॉड Zn। बात बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इस टाइप से इसको जनरलाइज कर दिया। अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ी हमने बेसिकली इसका अभी वैसे मैंने बताया था आपको 5 मिनट पहले, क्या ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है ट्रायंगल को, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और इक्वल का साइन कब आएगा, जब वो एक ही लाइन में हो। तो मान लीजिए हमने कोई ये मान लिया OP एक साइड है और OQ एक साइड है, ठीक है बच्चों, ये OQ हो गया दूसरी साइड। अब अगर मैं इसको पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ऊपर जब मैं बनाऊंगा ये PR इसके पैरेलल हुआ तो ये Z2 हो जाएगा, और बच्चों QR जो है OP के पैरेलल है तो Z1 हो जाएगा। ठीक, अब इस R को O से मिला दिया मैंने, तो बच्चों देखना क्या होगा, OR क्या होगा, OR Z यानी कि OP प्लस PR होगा कि नहीं, OP प्लस PR। ये मैंने बच्चों बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह भी ऐड करते हैं हम, और ये क्या बन जाएगा OP Z1 और PR कितना हो जाएगा हमारा Z2, तो दिस इज OP। जल्दी बोलो। अब चूंकि हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ का मतलब समझ रहे हो, हम इन पे मॉड लगा देंगे, ठीक है कि नहीं, जल्दी बोलो। सॉरी OP नहीं, ये OR आया था, तो हम क्या करेंगे, इन पे मॉड लगा देंगे। तो फाइनली हम जानते हैं, क्या जानते हैं, OP प्लस PR ऑलवेज ग्रेटर देन OR होगा, यानी कि मॉड Z1 ग्रेटर देन प्लस मॉड Z2 ग्रेटर देन
Z1 प्लस Z2 होगा कि नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी। बट इक्वल का साइन कब होगा? अब यही पे जैसे मैंने पी लिया था, ये पॉइंट आर हमारा अगर ओ पी की ही लाइन में आ जाए, यानी कि पॉइंट ओ पी आर कोलिनियर हो जाए, तो हमारा यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो बच्चों बात क्लियर हुई? ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टी? क्या? ट्रायंगल को। द साइड ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड। ठीक है, ग्रेटर देन थर्ड साइड। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी मॉडुलस की। क्या है बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी? द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलाई। मतलब समझ रहे हो? जैसे उसमें हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा? द सम ऑफ, पहली प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड पढ़ा था। ऐसे यहाँ पे क्या है? द डिफरेंस ऑफ द टू साइड is always less than the third side. The difference of two side, ये दो साइड का डिफरेंस less than equal to third side। और इक्वल टू तभी आएगा बच्चों जब वो कोलिनियर होंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? तो डिफरेंस में क्या है? दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज थर्ड साइड से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो फिर वही मैंने क्या किया? Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू वही Z1 माइनस Z2, फिर इस टोटल बाद फाइनली इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे आ गया मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल Z1 Z2 आ, क्योंकि इससे पहले पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं हम। अब अगेन आइए, मैंने बताया x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों रियल Z क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मॉड x। अब मैं अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी कि नहीं? तो चूंकि यहाँ माइनस था, तो अब ये पूरी फिगर क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ट्वाइस मॉड Z1 Z2 आ। बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इक्वल टू का ग्रेटर क्यों आया? क्योंकि माइनस आर ई जेड ग्रेटर देन दिस होगा। तो अब मैंने इसको क्या करा? अलग अलग कर लिया। मॉड Z1 Z2 आर को अगेन Z2 लिख दिया। तो ये फाइनली क्या हुआ? Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या हो गया? मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ? मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। लेकिन बच्चों इस प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं लिखते। फिर कैसे लिखना चाहिए? इस पे भी मुझे मॉड लगाना चाहिए। क्यों भाई? कोई संख्या है जरा देखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है या नहीं है? तो बच्चों एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, या ऐसा समझ लो कोई संख्या है, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो बच्चों मैं इसको x माइनस वाई का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ? y माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो अगर ये a है तो भाई a इज इक्वल टू, या है तो a स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? x माइनस वाई का होल स्क्वायर या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों a को मैं अब यहाँ क्या लिखूं? x माइनस वाई लिखूं या y माइनस एक्स लिखूं? अब a को कहते से मुझे x माइनस वाई का मॉड लिखना चाहिए। क्यों जी? अरे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे कि नहीं? तो फिर अब जब मैं a लिखूंगा तो अंडर रूट इसका लूं या इसका लूं? तो फिर मैं ऐसा कर लेता हूं कि ठीक है भाई, मैं x माइनस वाई के ऊपर मॉड लगा देता हूं। तो मॉड लगते ही अपने आप अगर x वाई से बड़ा है, अगर x वाई से बड़ा है तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और अगर x वाई से छोटा है तो ये x माइनस एक्स माइनस वाई यानी कि y माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने मॉड में पढ़ी हुई है, आप अगर आप लोगों को मालूम हो तो। बात क्लियर है? इसलिए बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी इसके मॉड लगाऊंगा ऊपर। अब मॉड लगाने से मैं फ्री हो गया। अब चाहे मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 हो या मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 हो, मुझे अब अंतर नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ पे समझ में आई या नहीं आई? कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, एक्स को हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस साइन थीटा लिखते हैं ना, यानी कि एक्स को हम मॉड साइन थीटा लिखते हैं ना। अब साफ सी बात है, अगर थीटा हमारा 0 से पाई है यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स सीधा सीधा साइन थीटा हो गया,
और अगर हमारा थीटा पाई से 2 पाई में है यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x क्या हो गया माइनस साइन थीटा हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी z1 माइनस z2 का मॉड ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस मॉड z2 का डिफरेंस और उसके ऊपर टोटल मॉड। बात क्लियर है या नहीं है बच्चों? इसका भी अल्टरनेटिव प्रूफ आप निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने अल्टरनेटिव प्रूफ सम का निकाला था यानी कि z1 को r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और z2 को r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 यानी कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका प्रूफ निकाल सकते हो। चलिए नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। यस आइए, ये जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूव की थी अभी, इसको हम बच्चों दूसरे ढंग से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे जरा देखना। ये मैंने मॉड z1 लिखा, इस मॉड z1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों ध्यान से देखना, z1 माइनस z2 प्लस z2, z2 से z2 कैंसिल यही बचा कि नहीं। और इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए z1 और इसको z2 बोल दूं तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से मॉड z1 यानी कि z1 माइनस z2 पहली संख्या ये प्लस दूसरी संख्या। अब इसको उठा के वापस इधर खींच लाओ, तो जब उसको इधर लाओगे तो मॉड z1 तो ये माइनस मॉड z2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। इस ढंग से भी प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूव कर सकते हैं। बोलो बच्चों, मैंने क्या करा, इसकी जगह पे z1 माइनस z2 लिखा, सॉरी इसमें z2 सब्ट्रैक्ट करा, ऐड करा। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये दोनों को मैंने इसको z1 मान लिया, इसको z2, तो मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 z2 होगी कि नहीं, और इसको उठा के इधर ले आया। अब अगेन अगर इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैं z2 की जगह माइनस z2 पुट कर दूं, जरा देखना, z1 माइनस z2 लेस देन z1 माइनस माइनस प्लस z2, तो बच्चों ये क्या बन गया, z1 प्लस z2 बना। और इधर क्या आ गया, मॉड के अंदर माइनस लो या मत लो, एक ही बात है, मॉड z1 माइनस मॉड z2। ये यहां तक की प्रॉपर्टी बनी या नहीं बनी है? ठीक, और ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्या होता, दिस लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता कि नहीं। तो दिस लेस देन ये कर दिया मैंने, तो इस पूरी प्रॉपर्टी को मिला दिया और क्या हुआ, मॉड z1 प्लस मॉड z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस मॉड z2। और ये बच्चों किस काम आती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के काम ये प्रॉपर्टी आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे कुछ एग्जाम्पल करे जाए, कुछ पता चले हमें। तो यस बच्चों, मैं एग्जाम्पल इस पे भी करूंगा, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस पे भी करूंगा। एक प्रॉपर्टी और है जो इन्हीं से इंटरकनेक्टेड है, प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये तीनों चीजें पढ़ने के बाद फिर हम इसकी आराम से पूरे 30-35 मिनट प्रॉब्लम्स करेंगे और सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों देखिए, यस अब इसी में प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5 5 प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, 5 दो हमने डिस्कस कर ली, तीसरी प्रूफ की रिक्वायरमेंट इनकी नहीं है। क्या, मॉड z1 z2 ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, तो क्या लिखेंगे हम इसको, मॉड z1 मॉड z2। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4, मॉड z1 ओवर मॉड z2 यानी कि z1 ओवर z2 का मॉड इक्वल टू मॉड z1 ओवर मॉड z2। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्या है, z की पावर n का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस z की पावर n। अब n को जो भी वैल्यू रखना चाहो वो रखते चले जाओ, 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड z इक्वल टू मॉड z। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, z स्क्वायर का मॉड इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। अगर हम 10 रखेंगे तो z की पावर 10 का मॉडुलस इक्वल टू मॉड z की पावर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द मॉडुलस ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दियर मॉडुलस। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चों 5 प्रॉपर्टी हमारी कुल मिला के हुई, किसकी हुई, मॉडुलस की, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनके बिहाफ पे कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, आप इनको नोट करिए। चलिए पहले जल्दी से, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, यस प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, पहली प्रॉपर्टी
देखिए, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनिए, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं और उनका प्रोडक्ट किया है, तो उनके जो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल होगा, उनके सम के आर्ग्यूमेंट के इक्वल होगा। यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, उनके सम के। ठीक, दोबारा फिर पढ़िए, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट, यानी कि उनके अलग अलग सम के आर्ग्यूमेंट के इक्वल होगा। ठीक है सर। तो चलिए, मैंने मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, लेट Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 2 पर Z2 R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2, ऐसे ही अप टू Zn तक गया मैं, Rn cos थीटा n प्लस I sin थीटा n। ठीक, अब देखिए Z1 Z2 Z3 इन सबको मैंने प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट किया, इनको सबको प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब मैंने क्या करा, R1 R2 Rn सारे एक तरफ ले लिए और cos के टर्म सारे एक तरफ लिए, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा 1, जल्दी बोलो बच्चों, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई है बच्चों, इन बीच में मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ देखिए भाई, इसको लेंगे cos थीटा 1 और ये मल्टीप्लाई है बीच में cos थीटा 2 डैश डैश डैश, फिर प्लस I। जल्दी देखो फिर क्या करेंगे हम, उसमें I लेंगे कि नहीं लेंगे, नोट करिए जल्दी से। तो ये साइन थीटा 1 ये भी सारे प्रोडक्ट में हो जाएंगे। ठीक, अब इधर आइए कॉस, अगर ये सारे एंगल प्रोडक्ट में हैं, बोलो बच्चों, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डे मोइवर थ्योरम पढ़ाते वक्त क्या बताया था, देखो इधर, बल्कि आप इसको ऐसे ना बोल के, इसको ऐसे भी मत बोलो, इसको और सिंप्लीफाई करो। ये लो, अब क्या करा मैंने, R1 R2 Rn ये सारे एक तरफ ले लिए। अब अंदर देखो इधर क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये दिस ये सब प्रोडक्ट है। तो अगर ये हमारे फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, तो एंगल हमारे सम के रूप में आए थे या नहीं आए थे। जैसे cos A प्लस I sin A, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cos B प्लस I sin B इक्वल टू किसके आ गया था, cos ब्रैकेट में प्लस B बंद हो गया प्लस I, फिर साइन ब्रैकेट में प्लस B पढ़ा था हमने डे मोइवर थ्योरम में। दूसरा ही पॉइंट हमने पढ़ा था, यहाँ डे मोइवर थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारा क्या आ गया, ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n प्लस I sin दिस। जल्दी बोलो। अब बच्चों देखना जरा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो मैं इसको आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा कहूंगा कि नहीं कहूंगा। अरे बच्चों, ये R क्या है, मॉडुलस ऑफ z, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो भैया मैं थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो चलिए, अब मैंने इसको क्या करा, आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n कॉम्प्लेक्स नंबर, किसके इक्वल हो गया ये आर्ग्यूमेंट, भाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये क्या है, थीटा 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है कि नहीं, इसका आर्ग्यूमेंट है। थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसे थीटा 3 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, थीटा n क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। आप बच्चों, जो डे मोइवर थ्योरम वाली वीडियो मैंने आपको डाली थी, एक बार बस उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या होगी मुझसे आप पूछ सकते हो। आपको मैं रिपीट कर दूं, देख लो इधर, cos A प्लस I sin A, cos B प्लस I sin B इक्वल टू cos A प्लस B I sin A प्लस B। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नहीं। अब यहीं पे अगर एक फैक्टर और होता cos C प्लस I sin C, तो यहाँ cos A प्लस B प्लस C sin A प्लस B प्लस C, और अगर n तक होते तो ये n तक आ जाते। बोलो बच्चों,
मैं समझता हूं अब ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है कि नहीं। अब आ जाइए वापस, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी एक पॉइंट है, इसमें कोरोलरी कह दो या जो भी है, आर्गुमेंट जेड की पावर एन इक्वल टू एन आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड की पावर एन इक्वल टू एन आर्गुमेंट जेड। अब एन को यहां सपोज 2 दे दो आप, तो आर्गुमेंट जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर्गुमेंट जेड, ठीक है बच्चों। और ध्यान रहना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, जो आर्गुमेंट होता है बेसिकली वो माइनस पाई से पाई के बीच होता। ये हमने बताई थी, उसमें बताई थी पोलर फॉर्म में कि जो हमारे सिलेबस में आर्गुमेंट है वो माइनस पाई से पाई के बीच है, बताया था कि नहीं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम उसको बोलते हैं, और 0 से 2 पाई जो होता है उसको हम जनरल आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब क्या करना है हमें, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा हाँ, अगर ये माइनस पाई से पाई के बीच नहीं है तो क्या करें, तो बच्चों इसमें 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, 2 पाई ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट माइनस पाई से पाई के बीच लाने के लिए। जैसे आर्गुमेंट जेड1 2 पाई बाई 7, आर्गुमेंट जेड2 6 पाई बाई 7। तो बच्चों मुझे निकालना है आर्गुमेंट जेड1 जेड2। अब ये दो प्रोडक्ट का आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, सम के होगा कि नहीं, आर्गुमेंट जेड1 प्लस आर्गुमेंट जेड2 के। अरे यहाँ मैंने एन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एन की जगह 2 लोगे तो 2 की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो चलिए आर्गुमेंट जेड1 मैंने लिखा 2 पाई बाई 7, आर्गुमेंट जेड2 लिखा 6 पाई बाई 7, दोनों मिला के हो गए 8 पाई बाई 7। और बच्चों 1 पाई से बाहर चला गया, तो हमें तो पाई और माइनस पाई और पाई के बीच लाना था। तो अब क्या करूं मैं इसको, मैंने इसमें माइनस 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, माइनस 6 पाई बाई 7 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड1 जेड। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा रेंज में माइनस पाई से पाई के बीच होना चाहिए। करिए बच्चों नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। दो ही प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसकी आर्ग्यूमेंट की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि डिवीजन कह दो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट। वहां पे क्या था, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रोडक्ट लिया है तो सम ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ है, डिफरेंस ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट। कैसे, Z1 R1 cos θ1 प्लस आई साइन θ1, ठीक है, Z2 R2 cos θ2 प्लस आई साइन θ2, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना, R1 ओवर R2। ऊपर का तो ऐसे ही रहा, नीचे वाले की पावर -1 लेके ऊपर चला गया मैं, ये पावर n आ जाती है यहाँ पे, ठीक। अब फिर वही थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था, cos A प्लस आई साइन A, cos B प्लस आई साइन B, तो क्या बन जाएगा, cos A माइनस B, जो एंगल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड होता तो ऐड हो जाते, प्लस आई साइन θ1 माइनस θ2। तो बच्चों अब आर्गुमेंट Z1 ओवर Z2, मुझे दिस इक्वल टू ये आया है। अब इसका आर्गुमेंट अगर लेना है तो आर्गुमेंट तो θ1 माइनस θ2 कहूंगा ना मैं, एक तो आर्गुमेंट θ1 क्या हो गया, आर्गुमेंट Z1, और θ2 क्या है बच्चों, आर्गुमेंट Z2। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलिए। तो क्या कंक्लूजन निकला, दूसरी प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द आर्गुमेंट ऑफ दियर डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब चलिए थोड़ा सा और इसमें देखिए क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लेंगे। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z x प्लस आई वाई, इसको मैंने लिख दिया r e की पावर आई थीटा की फॉर्म में। कैसे लिख दिया बच्चों, आप जानते हो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म पढ़ी थी, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मैं अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा की फॉर्म में लिख दूं तो दैट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पोलर फॉर्म जिस समय पढ़ाई थी उस समय बताया था, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल पोलर फॉर्म और दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आर क्या बताया था हमने, ध्यान हो तो आपको, जब पोलर फॉर्म निकालना था √x² प्लस y² और थीटा आया था tan इनवर्स y ओवर x, ठीक। तो चलिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, log z इक्वल टू log r e की पावर आई थीटा। अब ये log mn हो गया, तो log m प्लस log n। अब चूंकि बेस हमने e लिया है
तो बच्चों बेस ई पर ये आई थीटा घूम के इधर आ जाएगा, लॉग ई बेस ई 1 होता। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, आर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे ये प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा बेस ई आई थीटा बन गया। अब हाफ, ये हाफ कौन सा, ये जो पावर है ये हाफ इधर आ चुका और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आई थीटा की जगह यहां से रख दिया tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो इस टाइप से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक लेना हो तो log z इक्वल टू 1/2, जल्दी बोलो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बोलो y ओवर x, ये इसका log हो गया। तो कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ी, जल्दी बोलो, ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला पढ़ा। अब इन तीनों की नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए, चूंकि देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के साथ उसकी प्रॉब्लम करा सकता था, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए पहले दोनों की थ्योरी मुझे यहाँ कंप्लीट करना जरूरी थी। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उस समय प्रॉब्लम डिस्कस करने में हमें समस्या आ सकती थी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आज के लिए आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नोट करिए इसको।